गुड आफ्टरनून बच्चों। जल्दी से अपने सब बच्चे अपने वीडियोस ऑन करिए। मैम 2-3 बच्चों का जिनका मैंने आपको मैसेज दिया था, उनका वीडियोस ऑफ रहेगा और सब बच्चों के वीडियोस ऑन रहने चाहिए। 5-10 मिनट बाद देखना, ठीक है? हाँ जी सर। चलिए बच्चों, आज हम फाइनली अपने लास्ट टॉपिक जो हमारा रह गया है, हमारा कोर्स हो गया है, हमारे उसके 1-2 बार रिवीजन भी हो चुकी है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की रिवीजन क्रैश कोर्स में चल ही रही है। अब हम पहुंच गए हैं और हमारे एमसीक्यूज भी साइड बाय साइड हो चुके हैं। तो एक चीज है जिससे हर बच्चे को मतलब बहुत ही डर लगता है, केस स्टडीज। तो आज हम अपने कोशिश करेंगे 2 चैप्टर, वरना फर्स्ट चैप्टर आज हम करेंगे ही केस स्टडीज। और मैं आपको ये भी बताऊंगा आज, बेसिक थोड़ा सा बताऊंगा कि केस स्टडीज को अटेम्प्ट कैसा करना होता है, उसकी स्टार्टिंग कैसे करनी होती है, वो सब भी मैं आज आपको बताऊंगा। आई विश एंड आई होप कि आप लोगों ने उसका प्रिंट आउट निकाल लिया है। अगर प्रिंट आउट नहीं निकाला तो हम नेक्स्ट टाइम प्लीज इन असाइनमेंट्स का प्रिंट आउट निकालिए, क्योंकि मैं इस पर लिखवाया भी करूंगा कुछ कुछ। ठीक है, आज नहीं निकाला तो कोई नहीं, बट अगली बार से निकालिए। ठीक है बच्चों। और आज की क्लास थोड़ी सी मैं बता देता हूँ आपको, स्लो रहेगी, क्योंकि आज फर्स्ट हम चैप्टर का केस स्टडीज करें। नेक्स्ट क्लास से हम अपना मोमेंटम को बढ़ाएंगे। और हो सकता है नेक्स्ट वीक से मैं ट्वाइस अ वीक क्लास कर दूं, क्योंकि मुझे केस स्टडीज जल्दी करानी है 12 के 12 चैप्टर की। एक और बात बच्चों, अराउंड 15 मार्च के बाद से मैं आपके 3 आवर्स के टेस्ट शुरू करने वाला हूँ। और मेरा टारगेट है 5 से 6 टेस्ट 3 आवर्स के मैं इंस्टीट्यूट में लेने की सोच रहा हूँ कि मैं इंस्टीट्यूट में लूँ। तो वो आप लोगों से सबसे कंसेंट लेके ही मैं लूंगा, जिनकी मतलब वो ऐसे टेस्ट है जिनकी प्रायोरिटी, जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनमें से क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज्यादा होगी। तो विद प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग एंड एवरीथिंग मैं कोशिश कर रहा हूँ, हम कुछ तैयारी करें कि हम उनको एग्जाम्स को इंस्टीट्यूट में ही कंडक्ट करें। और जो नहीं दे सकता वो ऑब्वियसली उसके पास ऑप्शन रहेगा, वैसे ऑनलाइन दे, वो तो हमेशा ऑप्शन रहेगा। ठीक है बच्चों, तो शुरू कर रहे हैं हम अपना सबसे पहला चैप्टर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज काफी बच्चों ने किया भी होगा क्वेश्चन। देखिए आज अगर नहीं भी किए तो कोई नहीं, आज मैं आपको लीनियंस थोड़ी सी दे रहा हूँ। आज मैं आपको सारे क्वेश्चंस मतलब अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सारे ही करेंगे। तो ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के अच्छे से उनको मतलब अटेम्प्ट करना। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि सर जो क्वेश्चंस हमारे केस स्टडीज है उनको हमें अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहली चीज तो ये आती है। तो बच्चों, टू बी वेरी 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 ऑनेस्ट एंड विद वेरी फ्रैंक विद यू, तो मेरा ये मानना है कि केस स्टडीज आने से बिजनेस स्टडीज का पेपर आसान हो गया है। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर ये तो आप बहुत गलत बोल रहे हो, ठीक है, ये तो आप हमारा मजाक बना रहे हो कि पेपर आसान हो गया है, जबकि हमारे लिए तो केस स्टडीज बहुत मुश्किल होती है अटेम्प्ट करनी, हमसे तो होता नहीं है। बच्चों मैं आपको बताता हूँ, आज से 3-4 साल पहले ये जब शुरू हुआ था, 15 में शुरू हुआ था, 15 के एग्जाम में ये पहली बार आया था 5 साल पहले। तो जब केस स्टडीज नहीं होती थी, आपका पेपर डायरेक्ट आता था। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि सब बच्चों का पेपर उस टाइम पे छूटता था। क्यों छूटता था? क्योंकि आपको एक 6 नंबर के क्वेश्चन को करने के लिए पूरे 3 से 4 पेज भरने होते थे। डायरेक्ट क्वेश्चन आया, राइट डाउन द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, तो आपको एक 6 नंबर के पेपर को करने के लिए, क्वेश्चन को करने के लिए पूरे 4 से 5 पेज भरने पड़ते थे। लेकिन आज अब जैसे हम करेंगे और आपने अपने स्कूल के भी एग्जाम होंगे, तो आपने महसूस किया होगा कि एक 4-5 नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन केस स्टडीज फॉर्मेट में एक पेज पे भी खत्म हो सकता है। हाँ, ये जरूर बात है कि सर वो अगर आंसर गलत हो गया तो गलत है, बिल्कुल 0 मार्क्स, और अगर सही हो गया तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो वो तो हम मान के चल रहे हैं ना कि आपके क्वेश्चन सही होंगे। तो पेपर आसान हुआ है। तो इसको पहले तो अपने मन से इस चीज को, इस डर को निकालिए कि सर बहुत मुश्किल है, पेपर में कुछ समझ नहीं आता। तरीका होता है केस स्टडीज को अटेम्प्ट करने का, अगर वो पकड़ लिया तो बहुत इजीली आपको समझ, मतलब आप सारा पेपर कर सकते हो। आज काफी सारे टेस्ट सीरीज के बच्चे भी आए हैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो, राशि आई भी है, श्रद्धा है, और भी 1-2 बच्चे हैं, कुछ भी हो तो आप बीच में अपना हैंड रेस करके मेरे से पूछ लीजिए। चलिए सबसे पहले तो मेरे को ये बताना है आपको कि हमें इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो अनन्या, एक बात बताओ अनन्या, अगर मैं आपसे पूछूं इंग्लिश में आपका अनसीन पैसेज नाम का एक क्वेश्चन आता होगा, ठीक है ना, तो मुझे आप ये बता सकती हो कि अनसीन पैसेज को अटेम्प्ट कैसे करते हैं? एक बार बताओगे जरा कि उसका तरीका क्या होता है, अनसीन पैसेज को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है? आप बताओगे कैसे करते हो आप अनसीन पैसेज को अटेम्प्ट? पहले उसको रीड करते हैं, फिर क्वेश्चन पहले जो क्या होते करते हैं हो, पहले आप पैसेज को रीड करते हो या पहले क्वेश्चंस को रीड करते हो? पास क्वेश्चंस को, नहीं, पैसेज को। पहले आप ऐसे नहीं करते। देखो आप वही करते हो जो मैं बोल रहा हूँ, पहले आप नीचे क्वेश्चंस पढ़ते हो, फिर आप पैसेज को पढ़ते हो, और फिर आप उसमें से आंसर निकालते हो। सब यही करते हो, है कि नहीं?
लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। मैं किसी टीचर का नाम नहीं ले रहा यहाँ पे कि तुम कहीं जाके बोल दो मनन सर को कि आपको सर गलत बोल रहे थे, नहीं। बट मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर तरीका क्या होता है अनसीन पैसेज को करने का। अगर आप मुझसे पूछो, सबसे पहले आपको वो जो पैराग्राफ है उसको फास्ट पढ़ना होता है। एक स्टोरी की तरह उसको पढ़ दो, जल्दी से। कुछ मत सोचो, बस पढ़ दो। उसके बाद आपको ये समझ आ गया कि इस पैसेज में किस चीज़ की बात हो रही है, किस टॉपिक की बात होती है, ये आपको समझ में आ गया। फिर आप नीचे क्वेश्चंस पढ़ो धीरे-धीरे, धीरे। समझो क्वेश्चंस को। फिर आपको समझ आ गया कि हाँ, टॉपिक में अभी हमने पढ़ा था, ये वर्ड आया था, ये चीज़ आई थी। फिर आप पढ़ो पैसेज को अगेन धीरे-धीरे और आंसर्स को मार्क करो। ये तरीका होता है अनसीन पैसेज को करने का। लेकिन ऑलमोस्ट सारे टीचर्स और ऑलमोस्ट सारे बच्चे करते क्या है और टीचर्स क्या करवाते हैं उनसे, बच्चों पहले आप पढ़ लो क्वेश्चंस। पहले तो आप पढ़ लो नीचे क्वेश्चंस क्या है, फिर आप पैसेज को पढ़ो। ये गलत है लेकिन हाँ, टाइम सेविंग ज़रूर है, तो हम इस आप इसको फॉलो करते हो। अगेन अब बात करते हैं सर केस स्टडीज कैसे अटेम्प्ट करेंगे हम बीएसटी की। अब एक बात बताओ, मैंने ये चैप्टर का नाम लिख दिया चैप्टर नंबर 1, तो ये आपको पता है कि हाँ, ये चैप्टर नंबर 1 के ही क्वेश्चन है। लेकिन पेपर में तो ये पता नहीं होगा, पेपर में तो मिक्स्ड अप क्वेश्चन है। तो इसको मान के चलिए एक अनसीन पैसेज। अब आपको क्या करना चाहिए वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको फास्ट, बिल्कुल फास्ट आपको इस पैसेज को पढ़ना है, ठीक है? उससे आपको ये पता चल जाएगा कि इस पैसेज में बात किसकी हो रही है। हमारे 12 चैप्टर्स है, टोटल 12 चैप्टर्स है हमारे कोर्स में, ठीक है? हमें ये पता चल जाएगा कि इन 12 में से 6 चैप्टर्स तो बिल्कुल ही आउट है, उनका तो कोई लेना-देना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। बचे 6, आपको 50% तो थिंकिंग वहीं पे कम हो गई। आपको ये पता चल गया कि मेरा आंसर इन्हीं 6 चैप्टर्स में से आएगा। फिर आपने क्या किया, धीरे-धीरे क्वेश्चन्स को रीड किया। आपको एक थोड़ा-सा और पता चल गया कि 3 चैप्टर्स में से क्वेश्चन बन रहा है, इसमें 3 और गायब हो गए। तो अब आपके लेना-देना कहाँ रह गया? सिर्फ 3 चैप्टर्स में रह गया। अब फाइनल फाइनल क्या करना है? अब फिर से उस पैसेज को पढ़िए और बिल्कुल वहाँ पहुँचिए जहाँ वो आंसर है। और देखा होगा ना आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है? तो होता है क्या उसमें मधुमक्खियाँ भिनभिनाती रहती है आस-पास, है ना? तो आपको वैसे काम करना है। पहले क्या करना है आपको उस पैसेज को पढ़ के उसके आस-पास पहुँचना है, शहद के आस-पास पहुँचना है। फिर क्वेश्चंस को पढ़ना है और उसके नज़दीक जाना है और जब फाइनल सेकंड टाइम रीड करोगे तो आपको परफेक्ट आप कहाँ पे क्लिक करोगे? बुल्सआई आंसर पे। ये तरीका होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसी तरीके को फॉलो करिए। लेकिन अगर ऑब्वियसली टाइम कम है, थोड़ा-सा आपको लग रहा है कि मेरे को जल्दी करना है, तो आप दूसरा तरीका फॉलो कर सकते हैं जो आप ऑलमोस्ट इंग्लिश में करते भी हो। क्या करते हो आप सबसे पहले? सबसे पहले आपने क्वेश्चंस रीड किए नीचे, फिर आपने पैसेज पढ़ा और आप सीधा क्वेश्चन मतलब उसको करने लग गए। बट मुझसे पूछोगे तो ये गलत तरीका है। पहले आपको पैसेज पढ़ना चाहिए, फिर क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए एंड देन फिर अगेन आपको पैसेज पढ़ना चाहिए। तो आज हम अपने तरीके से जैसे मैंने किया है, वैसे मैं सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँगा। मैं आपको बताऊँगा, आपने भी किए होंगे क्वेश्चंस बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं एक-एक क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करके ये बताऊँगा कि किस लाइन से क्या मिला है। तो अगर हो सके अपने साथ एक हाइलाइटर रखिए, अगर पॉसिबल है तो अपने साथ एक हाइलाइटर या फिर एक पेन ज़रूर रखिएगा। ओके बच्चों, सबसे पहले तो आप क्या करिए, जो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है, अगर आपने प्रिंट आउट निकाल रखा है तब बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ रजिस्टर में आप लेफ्ट में लिख लीजिए कहीं पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर में से किन-किन टॉपिक में क्वेश्चंस बने हैं, वो हम आपको सबसे पहले लिखवाने जा रहे हैं और किन-किन टॉपिक पे क्वेश्चंस बन वो मैं सबसे पहले आपको इसमें पहले तो ऐसा करते हैं 5 मिनट लगा के जल्दी से पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं, 5-7 मिनट लगा के टॉपिक्स को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? और आप में से बहुत बच्चों ने मेरा वो वीडियो भी देख लिया होगा जिसमें मैंने एक ही वीडियो में पूरी नेचर को रिवाइज भी किया था। नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं, पहले रिवाइज करते हैं कि इस चैप्टर में है क्या-क्या। सबसे पहले मैनेजमेंट की डेफिनिशन है, ठीक है? उसमें 3 वर्ड्स आते हैं, तो आप मेरे साथ सिर्फ रिकॉल करो। मैं आपसे पूछ नहीं रहा आंसर्स, मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ आप मेरे साथ रिकॉल करो। कोई भी डाउट आता है तो पूछो। कुछ भी लगता है नहीं सर ये एक बार बता दीजिए। पहले हमने प्रोसेस किया, सॉरी मैनेजमेंट की डेफिनेशन की, उसमें 3 टर्म्स इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि हमने क्या-क्या किया। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी के ऊपर बहुत डिटेल्ड एनालिसिस किया था हमने। फिर उसके बाद हमने 1 सेकंड बच्चों, उसके बाद हमने प्रोसेस किया था, प्रोसेस में 5 फंक्शंस होते हैं वो देखा था। फिर हमने देखे थे मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम फीचर्स वगैरह भी कहते हैं, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स थी अगर आपको याद आ रहा हो तो। फिर हमने किया था मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस जिसमें हमने 5 इम्पोर्टेंस की थी। फिर हमने किए थे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स जो 3 तरीके के ब्रॉडली होते हैं और उसमें एक जो पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल उसके भी 3 पार्ट होते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ अगर आपको याद आ रहा हो तो।
उसके बाद हमने 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज़ आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन, याद आ रहा होगा आपको? वो हमने किए थे 3 आर्ट में 3 पॉइंट्स थे, साइंस में 3 पॉइंट्स थे और प्रोफेशन में 5 पॉइंट्स थे। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट किया था। पहले हमने लेवल्स की डेफिनेशन की थी, एक पिरामिड देखा था, फिर हमने किया था उसके तीनों के लेवल्स के फंक्शंस किए थे और हमने ये देखा था कि कैसे पता चलेगा कि टॉप लेवल पे कौन है, मिडल में कौन है, तो मैंने आपको नाम बताए थे, जब मैंने अपने वीडियोस आपके साथ शेयर किए थे। फिर उसके बाद हमने किया था अपना लास्ट टॉपिक था हमारा कोऑर्डिनेशन, जिसमें हमने 3 चीजें की थी, कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन की थी, कोऑर्डिनेशन के फीचर्स किए थे, कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस की थी एंड कोऑर्डिनेशन का एसेंस किया था, अगर आपको याद हो। इसके अलावा एक और टॉपिक था इस मेरे नोट्स में जो मैंने वहां पे नहीं करवाया आपको, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसको प्रोसेस कहते हैं। क्यों नहीं करवाया? फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि हमने फंक्शन सारे के सारे डिटेल में पढ़े हैं और जब हमने डिटेल में पढ़ लिया तो हमने वहां पे पढ़ने की हमें कोई जरूरत आवश्यकता नहीं थी। तो ये हमारा चैप्टर है। तो अब इसमें से देखिए किन किन टॉपिक्स के ऊपर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस बने हुए हैं। अगर आपने मेरा ये असाइनमेंट देखा हो, इसमें सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के हैं, जो आपके पिछले 4-5 सालों में आए हुए क्वेश्चंस है। तो मैंने उसी का एनालिसिस करके आपके सामने मैं बता रहा हूँ कि किस किस टॉपिक पे आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो लिखिए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चंस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। आई रिपीट, क्वेश्चंस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। जिन बच्चों ने असाइनमेंट किया है अटेम्प्ट, उनको पता चल गया होगा कैसे क्वेश्चंस हो रहे हैं। ठीक है, आगे सेकंड लिखिए, क्वेश्चंस ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लास होने वाली है, आज आपको सारे कीवर्ड्स में मार्क करवाऊंगा। आगे लिखिए, थर्ड, क्वेश्चंस ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। बहुत क्वेश्चंस बने हैं, आप लोगों ने देखे ही होंगे। क्वेश्चंस ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट, क्वेश्चंस ऑन management's nature, questions on management's nature as art, science and profession. Questions on management nature as art, science and profession. आगे चलिए, क्वेश्चंस ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ, एक ही में लिखिए, फीचर्स कॉमा इंपॉर्टेंस कॉमा फंक्शंस। फीचर्स कॉमा इंपॉर्टेंस कॉमा फंक्शंस। सर फिफ्थ वाला पॉइंट एक बार रिपीट कर दो। क्वेश्चंस ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ फीचर्स कॉमा इंपॉर्टेंस कॉमा फंक्शंस। एंड लास्ट लिखिए, क्वेश्चंस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्वेश्चंस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, जहां पे आपको बोला गया है अबव से कुछ ऊपर से पैराग्राफ को पढ़ के हमें कुछ चीज बतानी होती है, चाहे वो फीचर्स हो, चाहे वो इंपॉर्टेंस हो, चाहे वो फंक्शंस हो, चाहे क्वेश्चन में मांगे या ना मांगे, यू विल हैव टू कोट अ लाइन। आपको लाइन कोट करनी पड़ेगी जिससे आपने वो आंसर निकाला। ठीक है, अब क्या है बच्चों, एक एक क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन है, 20 के 20 डिस्कस करेंगे। जिसने कर रखे बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं कर रखे वो मेरे साथ करे और कुछ आंसर्स मैं आपको डिक्टेट भी करवाऊंगा। तो जिससे पूछूंगा सिर्फ वही बताएगा, जिसने नहीं किया वो साइड बाय साइड पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। मीता हैज अ सक्सेसफुल आइसक्रीम बिजनेस एट बीकानेर, नेमली स्मार्ट फ्लेवर्स। Her ice creams are utterly delicious. She makes ice cream from fresh milk and the same are available in a wide range of flavors and packs. She sets viable business objectives and works with some same in mind in order to ensure that the customers will come back for purchasing. तो बेकार की बात है, कोई रेलेवेंस अभी नहीं समझ आई, बस ऐसी कहानी है ये। Having the first mover advantage, her business was doing well. अब ये तो वर्ड वैसे फर्स्ट मूवर एडवांटेज का वर्ड तो हमने बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ा था, तो इस लाइन को पढ़ के आपको कंफ्यूजन आ सकती है कि सर बिजनेस एनवायरनमेंट का क्वेश्चन हो सकता है। बट यहाँ तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन चैप्टर नेचर का है, इसलिए आप कर पा रहे हो। लेकिन आपको यहाँ पे इस लाइन को पढ़ते ही आपके मन में एक तो आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन बिजनेस एनवायरनमेंट का भी बन सकता है। टू अर्न हायर प्रॉफिट्स, शी स्टार्टेड कटिंग कॉस्ट. This could sometimes lead to delay in delivery and the ice cream was not reaching the market on time. Over a period of time, the demand for ice cream declined because of the competitors entered. At the beginning of summer season, she got back-to-back orders for supply of 4,000 ice cream packs of different flavors. To ensure that the task was completed and orders delivered on time, she hired additional workers. She was thus able to produce and deliver the ice creams on time, but at a higher production cost. Okay? While completing activities and finishing the given task for achieving goals, Meeta realized
that she was ignoring one of the important aspects of management. Identify the aspect of management that has been ignored by Meeta and also explain with the example. मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा. तो मेरे को मैं पहले उनसे पूछता हूँ, हिमांशु आप बताइए इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी ये होते क्या क्या? पहले तो आपने एक लाइन में बताओ इफेक्टिवनेस क्या होता है, एफिशिएंसी. सर एफिशिएंसी कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट हो गया. ठीक है, और इफेक्टिवनेस? सर इफेक्टिवनेस आपका एफिशिएंसी मिनिमम इफेक्टिवनेस आपका क्या हुआ? कंप्लीटिंग द टास्क ऑन कंप्लीटिंग टाइम. द तो अब आप ऑन मुझे टाइम. बताइए कि इसमें क्या मिस करी है मीता ने, क्या इसमें इग्नोर किया? सर एफिशिएंसी. बिल्कुल ठीक है, किसी के मन में कोई और डाउट तो नहीं आ रहा? इसका आंसर क्या होगा? देखो क्वेश्चन कितना बड़ा है, लेकिन उसका आंसर एक सिर्फ 2 लाइनों का है. तो इसका आंसर क्या है? द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट दैट मीता इज इग्नोरिंग हियर इज एफिशिएंसी एंड दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. अब आप एग्जांपल क्या दे सकते हो कि आप कोई भी एग्जांपल जो मेरी बुक में था वो दे सकते हो कि एक मैनेजर को एक टास्क मिला कि उसको शर्ट्स बनानी है. इस ही हैज टू मेक 1000 शर्ट्स इन 1 वीक at the price of 500 rupees per shirt. ड्यू टू पावर कट ही हैज टू हायर एडिशनल वर्कर्स. तो वो वाला जो एग्जांपल मेरी बुक में दे रखा है वो एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हो. ठीक है, समझ में आ गया? आइए आगे चलते हैं. आशुतोष जिससे पूछूंगा वो बताएगा, सब नहीं बोलेंगे. आशुतोष गोयनका was working in Aix Limited, a company manufacturing air purifiers. He found that the profit started declining from the last 6 months. Profit has an implication for the survival of the firm, so he analyzed business environment to find out the reasons for this decline. Identify the level and also the other function. पहले तो बताओ किस किस को आते हैं, वो बच्चे अपने हैंड रेज करें जल्दी से, जिन जिनको ये आंसर्स आते हैं. अच्छा खुशी, आपने पहले वाले क्वेश्चन में कुछ पूछना था क्या? नहीं सर, आंसर देना था बॉस ने. तो सिर्फ ये 6-7 बच्चों को आते हैं और सबको नहीं आते? तो सर एक बार पहले तो रिपीट आपने कर दो. बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए और किस लाइन से आपने उसको आइडेंटिफाई किया वो भी बताना. भूमिका सर टॉप लेवल मैनेजमेंट. ठीक है, किस लाइन से आपने आइडेंटिफाई किया टॉप लेवल? ये कैसे पता चलेगा? सर मतलब पढ़ के ही समझ आया कि पढ़ के समझ नहीं आया, पढ़ के समझ नहीं आया. बताइए नंदिनी, आप बताओ कि किस लाइन से लग रहा है कि इसका आंसर टॉप लेवल है? मेरे को एक लाइन बताइए और बताइए कि ये मैंने आपको कहाँ पढ़ाई थी. अनन्या आप बताओगी? एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके फीचर्स होते हैं, उसके फंक्शंस होते हैं, सर्वाइवल एंड प्रॉफिट्स. याद करो टॉप लेवल का फंक्शन क्या होता है कि दे आर रिस्पांसिबल फॉर सर्वाइवल एंड प्रॉफिट. और यहाँ पे क्या लिखा है? ही फाउंड दैट द प्रॉफिट्स आर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग. समझ में आई बात? भूमिका ऐसे पढ़ के नहीं लग रहा आपको, अपना आंसर का ये तो पता होना चाहिए कहाँ से आया. उसके अलावा आप कोई भी इसके 3 फंक्शंस और लिख सकते थे. तो आप इसमें अंडरलाइन करिए प्रॉफिट्स स्टार्टेड डिक्लाइनिंग. दिस इज द लाइन जिसकी वजह से आपको पता चला कि ये टॉप लेवल है, ये क्योंकि ये फंक्शन है एक टॉप लेवल का. ओके आगे चलते हैं. Rishitosh Mukherjee has recently joined AMB Limited, a company manufacturing refrigerators. He found that his department was understaffed and other departments were not cooperating with his department for smooth functioning. तो बताइए मेरे को. Therefore, he ensured that department has the required number of employees, etc. Identify the level. तो again मेरे को बताइए कौन? वृंदा बताओ. वृंदा किस लाइन से लग रहा है और क्या आंसर? तो मिडिल लेवल. मिडिल लेवल. और किस लाइन से लगा आपको? कैसे आपने बोला मिडिल लेवल है? वो वर्ड या वो टर्म में वो बताइए मेरे को. So other departments were not cooperating. बिल्कुल सही है. तो इसमें बेसिकली 2-3 फंक्शंस है जो उन्होंने कोट कर रखे हैं. सबसे पहला अंडरस्टाफ्ड. आप याद करो मिडिल लेवल का फंक्शन था दे हैव टू इंश्योर दैट दे हैव द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल. याद आ रहा होगा आपको. दूसरा कोऑपरेटिंग विद द अदर डिपार्टमेंट्स. तो ये दोनों फंक्शंस मिडिल लेवल के हैं. इससे हमें पता चला कि ये मिडिल लेवल के हैं. जब आप उसके फंक्शंस लिख के आओगे तो आप कोशिश करना कि कोई और फंक्शंस लिखना, यही वाले मत लिखना, क्योंकि अदर मतलब अदर लिखोगे तो ज्यादा बेटर है. ठीक है आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं. Okay. Mega Limited manufactures water heaters. In the first year of its operations, the revenue earned by the company was just sufficient to meet its cost. बेटा इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो क्योंकि आपका आंसर सही होएगा, बट इसकी प्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगा कि इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है. To increase the revenue, the company analyzed reasons behind the less revenue. After analysis, the company decided to reduce the labor cost by shifting the manufacturing unit to a backward area where the labor is available at a low rate and to start manufacturing solar water heaters and reduce the production. This will not only help in covering the risk but also help in meeting other objectives. Identify and explain the objective of management. देखो बच्चों, इस पे मांगा नहीं है लाइन कोट करने को, लेकिन आप लाइन कोट करोगे. अब वो कैसे करोगे वो मैं बताऊंगा. पहले मैं आंसर सुनना चाहता हूँ. गोराम बताइए आपके हिसाब से कौन सा इसका ऑब्जेक्टिव है, बताइए, और किस लाइन से आपको लगता है? So organizational. कौन सा? Organizational objective. ऑर्गेनाइजेशन. बस
तो आंसर आपका गलत है। गुलाम, आप 100 से 99 पे तो आ गए, ठीक है। तो ये आपका गलत है आंसर। क्यों? क्योंकि इसमें अच्छा कौन और बताएगा कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल है कि कोई और भी है? So social. सोशल भी है, ठीक है। तो अब आप देखिए इस आंसर को आपको लिखना कैसे है, वो आप देखिए। आप लोगों का आंसर ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल। देखिए ऑर्गेनाइजेशनल में एक छोटी सी गलती है गौरांग की में, वो मैं आपको बताता हूँ। बच्चों आप हमेशा इन क्वेश्चंस पे बना के आइए एक टेबल, ठीक है। 2 कॉलम की आप एक टेबल बनाइए, ऐसा करिए। आप एक 2 कॉलम की टेबल बनाइए। देखिए यहां आपने लिखा, पहले आपने लिखा लाइन स्पॉटेड, और यहां आपने लिखा ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाइड। तो पहले जो लाइन थी आपकी, पहला जो ऑर्गेनाइजेशनल है, उसमें आपने लाइन कोट करनी है ये वाली, द रेवेन्यू अर्न बाय वाली, ठीक है। द रेवेन्यू इन द फर्स्ट ईयर से लेके, इन द फर्स्ट ईयर से लेके आप ले जाइए इसको कॉस्ट तक, और यहाँ पे आप लिखिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, और उसमें आगे लिखिए सर्वाइवल। ये हो गया पहला। सेकंड आप लिखिए टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग सोलर वाटर हीटर्स। इससे लेके आप लेके जाइए इसको आगे पूरी स्लोली तक, और यहाँ पे लिखिए सोशल ऑब्जेक्टिव। अब आप चाहो तो एक कॉलम यहीं पे बना सकते हो, अगर आप चाहते हो तो एक कॉलम यहाँ बना दो, या फिर आप नीचे लिखो इन डिटेल्स। और जब आप डिटेल में लिखोगे, तो जब आप ऑर्गेनाइजेशनल के बारे में लिखोगे, तो वहां पे आप लिख दोगे ऑर्गेनाइजेशनल द अदर, ये भी लिख दिया आपने, द सर्वाइवल भी लिख दिया, उसके बाद लिखोगे द अदर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर प्रॉफिट एंड ग्रोथ। उसको जस्ट मेंशन कर दोगे, उसको डिटेल में मत लिखना। आपने सर्वाइवल तक लिख दिया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, उसके बाद लिख दो द अदर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर प्रॉफिट एंड ग्रोथ। उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी कोई लाइन हमारे क्वेश्चन में नहीं थी। और जो सोशल है उसके बारे में 1-2 लाइन आपको लिखनी है। तो दिस इज हाउ यू विल प्रेजेंट योर आंसर। ये बात समझ में आई? टेबल बना के आइए, लाइन कोड करके आइए, ठीक है। गुलाम समझ में आ गया वो जो तेरा गलत था? यस सर। आगे, ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जो टेस्ट सीरीज वाले बच्चे उनको समझ में आ गया? हाँ जी, राशि समझ में आ रहा है ना? चलिए XYZ लिमिटेड, इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेट अप अ फैक्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोलर lanterns in a remote village as there was no reliable supply of electricity in rural areas. The revenue, अच्छा ये साइड बाय साइड ही करते हैं। The revenue earned by the company was sufficient to cover the cost and the risks. तो and the risk, ठीक है, रेवेन्यू, हाँ ओके। तो मेरे को बताइए इस लाइन से कौन सा लग रहा है, कौन सा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? Organizational, Organizational. survival. भूमिका आप कौन सा कह रही हो? ऑर्गेनाइजेशनल का कौन सा? Survival. नहीं, Survival. प्रॉफिट हो जाएगा ना, क्योंकि रिस्क Profit. तो लिख दिया। अगर सिर्फ कॉस्ट लिखा होता तो सर्वाइवल होता, लेकिन इस पे रिस्क भी आ गया, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप लिख के आओगे ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिट, इस लाइन से कोट करके। आगे चलते हैं। ये जो है फॉर द डिसाइडेड टू एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम नियर बाय विलेज फ्रॉम वेयर देयर आर फ्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड क्रेच वाली, ये दोनों लाइन से कौन सा हो गया? सोशल, ठीक है। Social. तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन का एक्सप्लेन करोगे, आपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखा, वहां पे आपने प्रॉफिट के बारे में लिख दिया, लेकिन आप लिख दोगे अदर आर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। ये बच्चे जो है ये चीज मिस कर देते हैं, बट ये मत मिस करना, ये आपको लिख के आना है। समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े, ओके आगे चलते हैं। योर ग्रैंडफादर, अच्छा ये क्वेश्चन इज हैज रिटायर्ड एज अ डायरेक्टर ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो राशि बताइए कौन से लेवल पे काम कर रहे हैं? इफ यू आर डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी? So top level. टॉप लेवल, बिल्कुल सही आपने बोला, टॉप लेवल। सिया आप भी टॉप लेवल ही कह रहे हो, ठीक है। अब बेटा इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना 7th। तो इसमें ना मैं कुछ टर्म्स आपको हाईलाइट करवा दूं, पहले तो आप वो हाईलाइट करो। सबसे पहले में नॉर्दर्न डिवीजन को हाईलाइट करिए। सेकंड में हाईलाइट करिए इधर से, ही वाज रिस्पांसिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग द प्लान्स डेवलप्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। इस लाइन को पूरा हाईलाइट करिए। थर्ड क्वेश्चन में हाईलाइट करिए परचेज मैनेजर। फोर्थ क्वेश्चन में हाईलाइट करिए ऑपरेशंस मैनेजर, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। ऑपरेशंस मैनेजर जो है इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए, देयर इज सम रीजन। फिफ्थ को में मार्क करिए रीजनल मैनेजर। अब मुझे मानस आप बताइए ये पांचों किस लेवल के होते हैं?
मानस, हाँ जी मानस बोलो, क्या हो गया? अरे अनम्यूट करके बोलना। वासु आप बताइए, ये पांचों अलग अलग है या एक ही आंसर है इनका? बताइए वासु। ये वाले तो सर लाइक सब सेपरेट सेपरेट होंगे ना, मतलब सेपरेट सेपरेट है, चलो सेपरेट सेपरेट बता दो फिर। चलो कोई नहीं, हमारे पास बहुत टाइम है। नॉर्दर्न डिवीजन का सेपरेटली बताइए कौन सा लेवल है? सर इसका तो जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं है, जल्दी। तो नहीं सृष्टि आप बताओ, level, नॉर्दर्न top डिवीजन का level। कौन सा लेवल है? अब यार आज 28 फरवरी हो गई है, आज मत कर ऐसी बातें। कौन बताएगा, कौन बताएगा? सिया, नॉर्दर्न सर डिवीजन मिडिल लेवल, मिडिल लेवल। सेकंड वाला रिस्पांसिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग द प्लान्स वाला सारे ही मिडिल है। मिडिल लेवल, ओके। सारे ही मिडिल लेवल है, तो बिल्कुल ठीक बोला आपने, सारे ही मिडिल लेवल है बेटा। अब कैसे? नॉर्दर्न डिवीजन याद करो, मिडिल लेवल पे कौन आते हैं? डिवीजन हेड्स। याद आया वर्ड? डिवीजन हेड्स मिडिल लेवल का वर्ड है, तो नॉर्दर्न डिवीजन इज अ डिवीजन हेड, ठीक है? तो उसका ये मिडिल लेवल हो गया। सेकंड वाला जो है, इसको तो मैंने आपको याद भी होगा, जब मैंने आपको अपना वीडियोस दिए थे उसमें मैंने इस लाइन को वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कराया था। देखो बच्चों, सब कुछ आपके सामने है, खाना आपको परोस के दे दिया है। अब आप उसके बाद भी अगर आप नहीं खाओगे तो आपकी मदद कोई नहीं कर सकता, वो तो आपको खाना ही पड़ेगा ना। अब आप एक बात याद करो, जल्दी से बुक निकालिए मेरी। कम टू पेज नंबर, कम टू पेज नंबर, जो बड़ी वाली बुक है 1.9 पे आइए, 1.9 पे आइए, मिडिल लेवल पे आइए। और मैंने वहां पे बॉक्स में भी डाला हुआ है। देखो बच्चों, इतनी मेहनत के बाद भी अगर आप नहीं आज उसको आंसर कर पा रहे तो दिस इज नॉट गुड फॉर यू एंड इवन फॉर मी। मैंने इसको बॉक्स में भी डाला हुआ है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स मेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल याद आया? और अगर आपको मेरा वीडियो याद हो, आपको याद होएगा कि जो थर्ड लेवल होता है हमारा, लोअर लेवल, उसको हम ऑपरेशनल मैनेजमेंट कहते हैं। याद करिए, जो थर्ड लेवल होता है, लोअर लेवल, उसको हम ऑपरेशनल मैनेजमेंट कहते हैं। लेकिन मिडिल लेवल पे ही एक पर्सन होता है जिसका नाम ऑपरेशंस मैनेजर होता है। ये बहुत कंफ्यूज करने वाली एक टर्म है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन ऑपरेशनल एंड ऑपरेशंस। ऑपरेशनल मैनेजमेंट मैनेजर है तो वो हो गया थर्ड लेवल, लोअर लेवल। ऑपरेशंस मैनेजर है तो वो हो गया मिडिल लेवल। अगर आपको याद हो, मैंने जब अपने वीडियोस आपको दिए थे, मैंने उस पर एक लाइन भी बनवाई थी इन दोनों के बीच में, लास्ट अप्रैल, जब लास्ट अप्रैल में मैंने इसकी वीडियोस आपके साथ शेयर किए थे। याद आई बात? ठीक है, तो ऑपरेशंस मैनेजर लोअर सॉरी मिडिल लेवल का ही पर्सन होता है। तो ये पांचों कौन हो गए? मिडिल लेवल। और ये पांचों टर्म्स, जैसे परचेज मैनेजर, मिडिल लेवल में दो वर्ड्स लिखे थे हमने, एक डिविजनल हेड्स एंड एक फंक्शनल हेड्स। तो डिविजनल हेड्स तो ये हो गए, और फंक्शनल हेड्स कौन हो गए? सारे फंक्शंस, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, कोई भी होता तो वो मिडिल लेवल का ही पर्सन माना जाता। ऑपरेशंस मैनेजर एंड रीजनल मैनेजर, अगेन अ रीजनल हेड, डिविजनल। समझ में आ गया कैसे पता चले हमें पांचों? पासू क्लियर है? ठीक है, ओके आगे चलते हैं। Weber Garments Limited target is to produce 10,000 shirts per month at a cost of 150 per shirt. The production manager could achieve this target at a cost of 160 per shirt. Do you think the production manager is effective? Give reasons for your answer, for your support, for support of your answer. बताइए, क्या वो effective है? यस सर। बिल्कुल, because he has achieved the target on time. बेटा जो पूछा है सिर्फ उतना ही लिखो, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है कि नो यस बट ही इज नॉट एफिशिएंट। आपसे पूछा नहीं, आप मत लिखिए। आपका आंसर यस ही इज इफेक्टिव बिकॉज़ ही हैज अचीव्ड द टारगेट ऑन टाइम, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट मिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिए। 8 9th वाला, थोड़ा सा मुझे आपके साथ डिस्कशन भी करनी है इस क्वेश्चन को लेके। ये जो तीन क्वेश्चन है हमारे, आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन, ये थोड़े से मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस माने जाते हैं। नेचर वर्ड जो होता है हमारा, सुनिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से, नेचर वर्ड का मतलब होता है फीचर्स। इस चैप्टर को छोड़ के आयरनिकली, वो कहते हैं ना आयरनिकली, या क्या कहते हैं उसको, कि आयरनिकली वैसे इस चैप्टर का नाम नेचर है, लेकिन इसी चैप्टर में नेचर का मतलब नेचर नहीं है। थोड़ा ज्यादा नेचर हो गया ना, समझते हैं। इस चैप्टर को छोड़ दो, चाहे वो प्रिंसिपल्स हो, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे वो स्टाफिंग हो, चाहे वो डायरेक्टिंग हो। अगर आपसे नेचर मांगा गया है तो मतलब आपको फीचर्स लिखने हैं। नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स फीचर्स, नेचर ऑफ प्लानिंग फीचर्स, ये लिखना है। लेकिन इस कोर्स चैप्टर में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे नेचर के दो मतलब हो सकते हैं। पहला नेचर का मतलब फीचर्स, परवेसिव इंटेंजिबल ग्रुप एक्टिविटी, वो वाले। और दूसरे नेचर का मतलब आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन।
अब आपको क्वेश्चन की फॉर्म वो देखनी है, फॉर्मेशन कि वो क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्म हुआ है और वो आपसे पूछ क्या रहा है। क्या वो पूछ रहा है आपसे ट्रू नेचर क्या है मैनेजमेंट का, तो आपका दिमाग चलना चाहिए आर्ट साइंस एंड प्रोफेशन में। या वो आपसे पूछ रहा है कि राइट डाउन द डिफरेंट नेचर डिफरेंट फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, तो आपका दिमाग चलना चाहिए परवेसिव, इंटेंजिबल एंड ग्रुप एक्टिविटी की तरफ। समझ में आ गया बात? ठीक है, तो 3 ही नेचर होते हैं मैनेजमेंट के, आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में कौन से नेचर की बात हुई है और कैसे पता चला। आइए, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क किया आपने। मिस्टर नितिन सिंघानिया father has a good business of iron and steel. He wants to go to USA for his MBA, but his father thinks that he should join the business. On the basis of the emerging trends, do you think that Mr. Singhania should send his son to USA? Give any 3 reasons in support of your answer. तो पहले तो मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूँ किसको इसका आंसर आता है, एक बार हैंड रेज करिए। ओके, 2 बच्चे, सिर्फ 2 बच्चे, 3, 4, 5, 30 में से 6, बस। चलो फिर मैं पूछता हूँ इसका आंसर जिसको नहीं आता, तो मेरे को कौन बताएगा? मेरे को मान्या बताए कि क्या आंसर है इसका, हो सकता है आपके हिसाब से। आप कहाँ सोच रही हो? कुछ तो अटपटा चटपटा कुछ तो बोल दो। अगर नंदिनी आप बताओ कुछ भी जो आपके हिसाब से इसका आंसर हो सकता है। सर आर्ट। आर्ट, ठीक है। चलिए और कोई? अब मैं आपसे किससे पूछूं? चलो मैं अब शिवांगी से पूछता हूँ। शिवांगी, आपके हिसाब से इसका आंसर क्या है? आवाज नहीं आ रही शिवांगी। सर प्रोफेशन। किस लाइन से लगा आपको प्रोफेशन शिवांगी? So on the basis of emerging, no sir, on the basis of emerging trends, क्योंकि अब उसको प्रोफेशन भी मानना स्टार्ट कर अच्छा, दिया और है। नंदिनी आप आर्ट कैसे कह रही थी? सर पता नहीं। पता सर नहीं। क्वेश्चन नहीं अनन्या, समझा। कोई नहीं। अनन्या, आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? साइंस नहीं, प्रोफेशन। और प्रोफेशन, और प्रोफेशनल नहीं, प्रोफेशन। और किस वर्ड से लगा आपको? वही वाला इमर्जिंग ट्रेंड्स। तो बेटा वेरी गुड। वैसे तो सब इसका आंसर है प्रोफेशन। अब कैसे वो बताता हूँ आपको। देखो बच्चों, उसका खुद का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, नितिन सिंघानिया के फादर का। नितिन सिंघानिया ने सोचा कि मेरे को पहले एमबीए करके आना चाहिए यूएसए से, फिर मैं आके पापा का बिजनेस संभालूं। लेकिन उसके पापा कह रहे हैं कि ही शुड ज्वाइन द बिजनेस सीधा। अब वो पूछ रहे हैं कि आप क्या लगता है आपको कि उसको भेजना चाहिए अपने बच्चे को या नहीं? अब मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ ये कहाँ था। अगर आपको याद हो प्रोफेशन, उसमें एक पहला पॉइंट था वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, और उसमें लिखा था, पहली लाइन थी बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज अ मार्क्ड ग्रोथ इन स्टडिंग मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। याद आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद आया तो कम टू पेज नंबर 1.7, जल्दी से आइए 1.7 पे। 1.7 पे आइए बच्चों। मेरे को याद है कि जब मैंने ये वीडियो आपको भेजा था, मैंने इतना इसके ऊपर फोकस किया था। देखिए इसको पढ़िए नीचे, इसको नीचे पढ़िए जहाँ पे ए लिखा हुआ है, all over the world there is a marked growth in studying management as a disciplined subject. It is based on systematic body of knowledge which can be acquired in different colleges and professional institutes like IIMs in India and जो भी यूएसए का है, जो भी कॉलेज होएगा, हार्वर्ड वो। तो अब बताइए मुझे, क्या ये लाइन ही की बात नहीं हो रही यहाँ पे कि अगर इसी के बारे में तो बात हो रही है कि वो पढ़ना चाहता है, उसके पापा बोल रहे हैं कि तेरे को पढ़ने की क्या जरूरत है, तू सीधा बिजनेस में बैठ जा। तो क्या यही नहीं होना चाहिए आंसर इसका? बताइए, यस और नो? ठीक है, तो ये प्रोफेशन है। अब आप बोलोगे सर इसमें अब मतलब गिवन थ्री, हाँ ठीक है। अब देखिए इसको कैसे आपको, पहले तो बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। हम सबको पता है कि प्रोफेशन के 5 पॉइंट्स होते हैं, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, सर्विस मोटिव, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। तो पहले तो ये चीज आप कहीं नोट डाउन कर दीजिए बड़ा बड़ा। अगर आपके पास छोटी वाली बुक है तो वहां नोट डाउन कर लो, कहीं इस चीज को लिखो। ये देखना मैं क्या बता रहा हूं। प्रोफेशन के कौन से पॉइंट्स मैनेजमेंट में फॉलो होते हैं? पूरे कौन से पॉइंट्स फॉलो होते हैं? पहला, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज प्रोफेशन में पूरा फॉलो होता है, क्योंकि मैनेजमेंट के भी अपने इंस्टीट्यूट्स है। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा कि कौन से पॉइंट्स फेवर करते हैं प्रोफेशन को, तो ये। दूसरा, सर्विस मोटिव पूरी तरीके से फॉलो होता है, क्योंकि मैनेजमेंट का भी एक ऑब्जेक्टिव सर्विस मोटिव होता है। अगर 2 पॉइंट्स पूछे जाते हैं प्रोफेशन एंड मैनेजमेंट में सिमिलैरिटी के, तो आपका यही ऑर्डर चलेगा, इन दिस ऑर्डर ओनली। पहला वेल डिफाइंड, दूसरा सर्विस मोटिव। अगर 3 पॉइंट सपोर्ट में पूछे जाते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में है,
3 पॉइंट पूछे जाते हैं तो आपका तीसरा पॉइंट होएगा एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ये हमेशा तीसरा पॉइंट होएगा। आई रिपीट, ये हमेशा तीसरा पॉइंट होएगा। ठीक है, अब आ जाइए कौन से पॉइंट्स आज भी मैनेजमेंट को प्रोफेशन से अलग करते हैं। कौन से पॉइंट आज भी मैनेजमेंट को प्रोफेशन से अलग करते हैं? तो वो पहला है प्रोफेशनल एसोसिएशन। आज भी मैनेजमेंट की प्रोफेशनल एसोसिएशंस की मेंबरशिप लेना कोई कंपलसरी नहीं है। और दूसरा है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। आज भी कोई भी कंपनी का मैनेजर बनने के लिए आपके पास कोई एग्जाम देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये 2 पॉइंट्स है। अभी हम आगे करेंगे क्वेश्चन जिसमें हम देखेंगे कि कौन से पॉइंट्स है जो आज भी मैनेजमेंट को प्रोफेशन से अलग करते हैं। समझ में आ गया? ये सीक्वेंस याद रखना, ये सीक्वेंस यही होगी। हाँ, इन दोनों को चाहे आप ऊपर नीचे कर भी सकते हो, लेकिन ये थर्ड ही होएगा। ये समझ में आ गया बच्चों? अब इसका आंसर मैं आपको डिक्टेट करवा रहा हूं, तो जल्दी से आप लोग, अगर आपके पास प्रिंट आउट है तो लेफ्ट में लिख लीजिए, प्रिंट आउट नहीं है तो कहीं लिख के इसको आप प्लीज अपना अटैच जरूर करिए। चलिए, आप लोगों ने लिखा होगा आंसर बिल्कुल करेक्ट, आई एम नॉट डाउटिंग दैट, बट मैं एक अच्छा आंसर आपको लिखवा रहा हूं। यस, अकॉर्डिंग टू मी मिस्टर सिंघानिया should send his son to USA. Yes, according to me, Mr. Singhania should send his son to USA for his MBA. Because management is being recognized as a profession. Because management is being recognized as a profession to a great extent, because of the following reasons. Because of the following reasons. उसी सीक्वेंस में लिख लेंगे। आइए पहला लिखिए, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। Management is considered to be a well defined body of knowledge. Management is considered to be a well defined body of knowledge that can be acquired through instructions. That can be acquired through instructions. Full stop. As a separate discipline. Discipline का मतलब होता है subject. As a separate subject. As a separate discipline. It contains, as a separate discipline, it contains set of theories and principles formulated by management experts. और लास्ट लाइन इसकी रिपीट कर दो। मैं रिपीट करता हूँ। As a separate discipline, it contains set of theories and principles formulated by management experts. वेल डिफाइंड बॉडी से। शुरू से वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज के। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, वही चल रहा है अभी तक। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज ही चल रहा है। अभी रिपीट कर दूंगा। Moreover, it is taught in various schools and colleges all over the world. मैं पूरा रिपीट कर रहा हूँ। Management is considered to be a well-defined body of knowledge that can be acquired through instructions. As a separate discipline, it contains set of theories and principles formulated by management experts. Moreover, it is taught in various schools and colleges all over the world. इस आंसर को जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको लर्न लिख लीजिए वहां पे, लर्न। ये आंसर याद करना। नेक्स्ट पॉइंट, सर्विस मोटिव। A good management course will provide him an insight into the multiple goals that an organization should pursue. This knowledge will help him to serve both the objectives of profit maximization and social welfare effectively for his company. Both the objectives of profit maximization and social welfare effectively for his company. अब जैसे आपने बताया इसमें 3 मांगे तो हमें तीसरा भी लिखना पड़ेगा, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट।
ethical code of conduct, management in practice like other professions, is bound by a code of conduct which guides the behavior of its members. Therefore, acquiring a degree in management will equip him with the good managerial skills and approach. जिन बच्चों ने वीडियोस ऑफ कर दिए प्लीज ऑन करिए। आगे चलते हैं। और वो फर्स्ट लाइन रिपीट कर दो। Management practice like other profession. एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की तो थर्ड पॉइंट की एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की in practice like other professions is bound management in practice like other professions is bound by a code of conduct which guides the behavior of its members. Okay, 10th क्वेश्चन बेटा बहुत अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए रीड करते हैं। आयुषी वर्क्स एज अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर इन अ कॉर्पोरेट हाउस. She begins a new session every time by acquainting the trainees with the process which is vital for achieving the goals of the organization effectively and efficiently. She also makes them understand the various primary activities involved in carrying out this process. अगर आप मेरा प्रोसेस फॉलो करोगे पहले जल्दी पढ़ने का, तो जब आप रीड करें तो आपका कहीं कहीं दिमाग पहुंच चुका है कि इसमें इफेक्टिवली वर्ड आ गया, एफिशिएंटली वर्ड आ गया, प्रोसेस वर्ड आ गया, तो ये मैनेजमेंट का हो सकता है क्वेश्चन, क्योंकि मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन किस चैप्टर में से, राइट और रॉन्ग, तो ये मेरे को समझ आ गया कि हाँ ये चैप्टर मैनेजमेंट का हो सकता है। आगे she emphasized upon the fact that in the absence of this process it will be very difficult for the employees to attain their personal objectives. Again एक management की importance आ रही है। Moreover, the development of the society will also be hampered, etc. In context of the above case, identify and explain the process being referred here. तो मेरे को बताइए कौन बताना चाहेगा इसका आंसर, क्या कौन से प्रोसेस की बात हो रही है, बताइए। मैनेजमेंट की किस लाइन से लगा आपको? बहुत ही सिंपल है, इट इज अ प्रोसेस व्हिच इज वाइटल फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हाईलाइट करिए इसको, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। और आगे भी जो बात हो रही है उससे भी पता चल रहा है कि इस प्रोसेस की एब्सेंस में ना तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाएंगे एम्प्लॉइज, ना ही हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट हो पाएगी। अगेन ये दोनों इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट की ही है। यस और नो, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये प्रोसेस। अब बच्चों आपके मन में डाउट आ सकता है कि सर ये जो होता है एसेंस जो वर्ड है या प्रोसेस या जो एस्पेक्ट वर्ड है, इनमें हमें कंसीडर क्या करना होता है? तो बेटा टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो वर्ड है कि कॉन्सेप्ट जो वर्ड है हमारा, इसका कोई दीन और ईमान नहीं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट वर्ड का मतलब ये नहीं है कि आपको कोऑर्डिनेशन होएगा आंसर, या इफेक्टिवनेस ही आंसर होएगा, या एफिशिएंसी आंसर होएगा। कोऑर्डिनेशन सॉरी कॉन्सेप्ट कुछ भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट डेफिनेशन भी हो सकती है, कॉन्सेप्ट फंक्शंस भी हो सकते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कॉन्सेप्ट उनके अंदर के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो आपको पूरा क्वेश्चन समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस चीज की बात हो रही है, तब आप आंसर निकालोगे। कॉन्सेप्ट वर्ड का कोई श्योर शॉर्ट आंसर नहीं है कि कॉन्सेप्ट लिख दिया तो आपका आंसर कोऑर्डिनेशन ही होएगा। कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट इज आल्सो अ कॉन्सेप्ट, इस चीज को याद रखना। मैनेजमेंट अगर इसमें कॉन्सेप्ट लिखा होता कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट बीइंग रेफर्ड हियर, तब भी आपका आंसर मैनेजमेंट ही होगा। समझ में आई बात? आइए नेक्स्ट चलते हैं। लिस्ट एनी प्राइमरी एक्टिविटीज, तो आपकी 5 एक्टिविटीज होती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उनके बारे में आप देखिए बच्चों। अगेन वन टिप, लिस्ट वर्ड से कभी कंफ्यूज मत होना। लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ लिख के आना है, आपको वहां पे एक एक लाइन लिख के आनी है सबके बारे में। और एक्सप्लेन का मतलब ये नहीं है कि आपको मतलब जहां एक्सप्लेन लिखा है वहीं एक्सप्लेन करना है, नहीं, आपको जहां लिस्ट लिखा है वहां पे भी आप एक एक लाइन लिख के आइए। बहुत कम, प्लानिंग के बारे में बस एक लाइन लिख दो, स्टाफिंग के बारे में सिर्फ एक लाइन लिख दो, लेकिन लिख के आगे। हाउ डज दिस प्रोसेस हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव? तो बेटा इसका आंसर मैं आपको लिखवा रहा हूं, सिर्फ इसका आंसर लिखिए जल्दी से। हाउ डज दिस प्रोसेस हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, लिखिए जल्दी से। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स रिलेट्स टू the personal objectives relates to the needs of the employees in the organization
personal objectives relates to the needs of the employees in the organization, which must be given due consideration like fair wages, salary, good working conditions, etc. The management ensures that individual members are able to achieve personal goals. Individual members are able to achieve personal goals while contributing towards the overall organizational objectives. सर अश्योर से पहले क्या था? कहाँ से? अश्योर के बाद क्या था? मैनेजमेंट अश्योर्स. मैं जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ. Given due consideration like fair wages, salary, etc. The management ensures that the individual members are able to achieve personal goals while contributing towards the overall organizational objectives. Okay, जल्दी से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Jayant is working as a head relationship manager in the wealth maximization, important mark करिए इसको भी, management division of a private sector bank. He has created an internal environment which is conducive to an effective and efficient performance. Conducive मतलब which supports, उसको बढ़ावा देते हैं. Effective and efficient performance of his team of the 10 relationship management executives. A typical day at work in Jayant's life consists of a series of interrelated and continuous process. Again हमें hint मिल गया कि management से related है. He decides the targets for his department which are in line with the objectives of the organization. The future course of action for his team members laid out in advance. The various resources required by the relationship managers like an iPad, etc. are given them. The executives are given sufficient authority to carry out the work assigned to them. Jayant works in close coordination with the human resource manager, etc. Okay? He offers them various types of through constant guidance and motivation. Jayant inspires them and offers them various types of incentives. Moreover, he keeps a close watch on the activities of the individual performance to find out that they are in accordance with the standards set and take corrective action wherever needed. Identify the concept being referred here. अब बताइए, मैं एक मिनट जय जी से पूछूंगा. He has created an internal environment. बताइए अनन्या, कौन सा concept है? Management. Again, concept से बच्चों का दिमाग coordination की तरफ निकल लेता है, लेकिन नहीं, concept है management. And next line जो है बेटा various functions. मुझे अनन्या again टेबल बनानी है आपको इसमें. मेरे को आप बताइए कौन सी लाइन से आपको कौन सा फंक्शन लग रहा है, जल्दी से बताइए. बस आप लाइन स्टार्ट कर दो, इस लाइन से ये, इस लाइन से ये, जल्दी से. फर्स्ट लाइन में जो a typical day at work in Jane's life वाला continuous बेसिकली हो हम गया. इसको he decides से कर सकते हैं. he decides से, ठीक है, planning. आगे और interrelated और continuous function में continuous हो गया. बिल्कुल ही गलत. बहुत बढ़िया जा रही हो आप, वेरी गुड. गलत हो गया, यही गलत हो गया आंसर. आपसे फंक्शंस पूछे तो कंटीन्यूअस तो ना लिखोगे. एक बात बताओ, फंक्शंस पे फीचर्स लिखा होगी. अच्छा फंक्शन है वो. बस नहीं. गुलाम का पेपर चेक कर. अच्छा हाँ बच्चों, एक और बात, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके पेपर का, स्कूल के प्री बोर्ड के पेपर का कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करूं, तो आप अपने पेपर के का फोटो स्टेट मेरे तक पहुंचा दीजिए. मैं उसको पूरा का पूरा एक एक क्वेश्चन उसका रीड करके आपके साथ उसको डिस्कस करूंगा कि आपकी क्या गलती रही है. तो मैं एक गुलाम का पेपर देख रहा था, उसने भी यही गलती है. एक क्वेश्चन में मांगा कुछ है, आपने रीड कुछ कर दिया. तो जल्दी बताइए. हाँ जी अनन्या, गलत हो गया, बताइए. सर फर्स्ट में ही डिसाइड्स टारगेट वाला प्लानिंग हो गया. आगे चलो. और जो आईपैड वाला आ रहा है उसमें Organizing, ऑर्गेनाइजिंग. और जो एचआरएम वाला है उसमें स्टाफिंग हो गया. एचआरएम वाला. हाँ ठीक तो है, डायरेक्टिंग का बोलो. और जिसमें गाइडेंस और मोटिवेशन लिखा है वो डायरेक्टिंग हो गया. ठीक है, और करेक्टिव एक्शन वाला लास्ट बिल्कुल ठीक है, कंट्रोलिंग. करेक्टिव एक्शन वाला कंट्रोल. देखो बच्चों, सबको समझ में आ गया आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है. लेकिन देखो छोटी सी गलती, फंक्शंस को फीचर्स पढ़ लिया, उसमें क्योंकि फीचर भी दिख रहा है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा. थोड़ा सा तसल्ली से, इतनी जल्दी नहीं आप करना आंसर्स में. ओके नेक्स्ट. सूरज वर्क्स एज अ सेल्समैन इन अ कंपनी selling pet accessories. ठीक है, he has been given a target of selling 1200 units. ठीक है, at a maximum discount of 10% to his customers. In order to meet his monthly sales target, he offers 15% discount. तो नंदिनी एक बात बताओ, is he effective? Yes, sir. Why? Because he has been able to achieve the work target.
तो उसका टारगेट तो अचीव हो गया ना, चाहे डिस्काउंट देना पड़ा उसको। चलिए नेक्स्ट पे चलते जल्दी से। सुजाता वर्क्स एज अ डिजाइनर इन एक्सपोर्ट हाउस एज पर द टर्म्स ऑफ एन ऑर्डर। देखो बच्चों इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंट पे कितने क्वेश्चन आए थे। she has to get 1000 units of denim jackets made in 15 days at 2000 per jacket. She's able to complete her target production in 20 days because in order to complete the order in 15 days she would have made the workers work overtime. As a result the company's production per jacket cost will have increased by 100 rupees. Is she efficient? बताइए मान्या, is she efficient? No, she is not efficient. As per Manya, she is not efficient. कौन बताएगा? राशि बताइए, is she efficient? No, sir. No, okay. Burhan बताइए, is she efficient? Yes, sir. Why? So because it is written that she might have increased the cost if she Exactly. had. उसने क्या किया? उसने टारगेट 15 के दिन में 20 दिन में पूरा किया, लेकिन उसने अपनी जो कॉस्ट थी 2000 की उसको बढ़ने नहीं दिया। That means she has not exceeded the work target. एंड मुझे पता है मान्या और राशि आपको आंसर पता था, लेकिन आपने उसको रीड नहीं गलत कर दिया, मे हैव इंक्रीज्ड नहीं पढ़ा आपने। ठीक है राशि, आपने आपने क्यों बोला कि शी इज नॉट एफिशिएंट? यही सर मे हैव वाला। देखो केस स्टडीज मुश्किल नहीं है, आप उसको बना रहे हो मुश्किल, थोड़ा सा तसल्ली से करिए। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। अंजू एंड मंजू आर गुड फ्रेंड्स कंसीडरिंग द फैक्ट दैट द एक्टिविटीज इन्वॉल्व। एक्चुअली थोड़ा सा क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा चलिए अभी है। ओके that the activities involved in managing the enterprise are common to all organizations. After completing their masters, they in business environment, both of them took a job in managerial levels in according to different areas of their interest. Anju took up a job in marketing job, and Manju joins an NGO. Okay, both of them have to perform a series of continuous composite functions. On the some day, Anju may be spending more time in planning a future display layout, etc. Both Anju and Manju make conscious efforts in building a feeling of team spirit, etc. The effect of management is noticeable in their respective departments, etc. In the above case, identify the various features of management. तो इसका आंसर मुझे सिया आप ट्राई करो। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट बताइए, लाइन कोड करनी है। अगेन बच्चों टेबल बनानी है, लाइन कोड करनी है, और उसके बाद आइडेंटिफाई के बाद आपको एक्सप्लेन भी करना है, वो मैं बताता हूँ कैसे। पहले आप मेरे को लाइंस कोड करके बताइए कौन से। और मैंने फीचर्स वाला क्वेश्चन नहीं करा। ओके आपने फीचर्स वाला क्वेश्चन नहीं किया। शिवांगी ट्राई करोगे? सर क्वेश्चन नहीं किया, ट्राई कर सकती हूँ। हाँ करो करो, कोई नहीं करो। किसने किया है? किसने? ड्रोन, ड्रोन अपना वीडियो ऑन कर, चल ड्रोन बताएगा। हाँ ड्रोन बताइए, ड्रोन सजनानी बताइए। हाँ हाँ पहले बाल सही कर ले, जल्दी से बता क्या आंसर है इसका। तो मैंने करा नहीं है वो। तो कर ना, साथ साथ कर, मेरे साथ साथ कर। चलिए शुरू करते हैं। Anju and Manju are good friends considering the fact that the activities involved in managing an enterprise are common to all organization. क्या हो गया ये? कौन सा फीचर हुआ? परवेसिव। ठीक है मार्क करिए आगे। ठीक है, Anju takes up a marketing job in a retail company and strives to increase the sales, whereas Manju joins an NGO and works diligently to realize its objective. कौन सा हो गया? गोल ओरिएंटेड। Goal oriented. Very good. आगे चलते हैं। Both of them have to perform a series of continuous and composite functions. Continuous process. Continuous, ठीक है। उसके बाद आइए, both Anju and Manju make conscious effort for team spirit and coordination, group activity, and lastly their effort can be seen, लिखा है ना लास्ट लाइन में, ये रहा, when the employees are happy and satisfied, intangible। पांचों फीचर समझ में आ गए वृंदा? पहले वीडियोस ऑन करिए सब बच्चे, ये ऐसे नहीं चलेगा, धीरे धीरे सबने बंद कर दिया। वंशिता, आदित्य, दोनों, दिव्यांश जल्दी से वीडियोस ऑन करिए। सहज, मानस, विश्वास, अक्षत, समझ आ गया? किसी को डाउट तो नहीं है इसका? ओके नेक्स्ट पे चलिए। रियल अलायंस लिमिटेड। अच्छा हाँ, पहले मेरे को आपको बताना है कि इसको आप कैसे करोगे। देखो बच्चों, इसको इस तरीके से अगर आप करोगे तो ये भी सही है, वरना दूसरा तरीका भी बताते हो। देखिए मेरे हिसाब से तो बेस्ट है आप तीन कॉलम की टेबल बनाओ। ये 3 कॉलम की टेबल बनाइए। पहला आप लिखिए लाइंस कोटेड, फिर आप लिखिए फीचर आइडेंटिफाइड, और फिर आप लिखिए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। ठीक है,
आपने लाइन कोड की, आप क्योंकि ज्यादा है तो आप डॉट डॉट लगा के लाइन कोड कर दीजिए, फीचर लिखिए, 2 लाइनों में उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। ऐसे आप 5 एक्सप्लेन कर, बताइए समझ में आया? अदरवाइज आप 2 टेबल, 2 की भी कॉलम की टेबल बना सकते थे। ये वाला जो है ये आप नीचे भी लिख सकते थे, दोनों ठीक है, जैसी प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगे वैसे आप कर सकते। आगे चलिए। Real Alliance Limited is a well-known company in India. It is able to earn adequate revenues to cover costs. Its capital-based number of employees and production target has increased many folds over the year. The rate of profitability of the business is also credible. The employees of the company are happy and satisfied with their remuneration, etc. As a part of its moral obligation, the company has taken up initiative. Identify and explain the various types of objectives of management being fulfilled. किस किस को आता है ये आंसर जल्दी से बताइए। हैंड रेज करिए। भूमिका बस, अनन्या बस, 2 बच्चे, वृंदा, गुरांग, चलो वृंदा, मुदित बताएगा। मुदित बताइए कौन सी लाइन से कौन सा लग रहा है आपको, बताइए। हाँ जी मुदित ट्राई करो। सर 1 मिनट। अबे सर the employees of the company are happy and satisfied with their remuneration working conditions. कौन सा ऑब्जेक्टिव लग रहा है? सर achievement of personal objectives. अच्छा जी, एक बार कोई कुछ नहीं बोलेगा, चलिए आगे चलिए। हाँ जी। और बेटा क्वेश्चन क्या कर रहे हो आप? कोई और क्वेश्चन तो नहीं कर रहे आप? नहीं सर। क्वेश्चन में मांगा क्या आपसे? सर various types of objectives of आप क्या बता रहे हो? management being fulfilled. इंपॉर्टेंस नहीं बता रहे? हाँ जी वृंदा आप बताओ। अभी मुझे तेरे पास फिर से आता हूँ, वृंदा आप बताओ। Sir, सोशल किस लाइन से? the company has taken many initiatives. ठीक है, और कौन सा बोला आपने? ऑर्गेनाइजेशनल कौन सी लाइन से? सर ऑर्गेनाइजेशनल में ग्रोथ होगा, एक 2 होएंगे, कौन से? ग्रोथ होगा और वो होगा फॉर ग्रोथ होएगा और सर्वाइवल। सर्वाइवल भी है। यस यस सर। ठीक है, सर्वाइवल एंड इसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी है। देखिए आइए मैं इस पर लाइन लिखवाता हूँ। देखो बच्चों आप इसको कैसे लिख के आओगे? मुझे पहले तेरे को डाउट समझ में आया तेरा? तूने गलती क्या करा था तू? हाँ जी सर। ठीक है, देखो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसमें तीनों की बात हो रही है, ऑर्गेनाइजेशनल की, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, तीनों की। देखिए लाइंस कोड करिए आप, टेबल बनानी है, मैं टेबल नहीं बना रहा, आप बनाइएगा। सबसे पहले तो आप लिख के आओगे अपने लाइन कोड की, सबसे पहले एबल टू अर्न इनफ रेवेन्यूज टू कवर द कॉस्ट, ये वाली लाइन कोड की। आप इसके आगे लिखोगे ऑर्गेनाइजेशनल का सोशल। फिर सेकंड लाइन है द रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इज आल्सो क्रेडिबल। ये लाइन आप लोगों ने मिस कर दी सबने। द रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी आल्सो क्रेडिबल, ऑर्गेनाइजेशनल का प्रॉफिट वाला। फिर तीसरा जो है ये इंक्रीज मैनीफोल्ड्स वाला, जो सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, कैपिटल बेस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वाला, कैपिटल बेस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वाला, ऑर्गेनाइजेशनल का ग्रोथ। इन तीनों की एक्सप्लेनेशन आप एक ही लिख देना, ठीक है, क्योंकि है तीनों ऑर्गेनाइजेशनल। फोर्थ आइए, जो मुझे कह रहा था बट उसने उसको इंपॉर्टेंस से रिलेट कर दिया, वो जो लाइन है एज अ पार्ट ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी आर हैप्पी वाली, द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी वाली जो है वो लाइन भी बिल्कुल सही है, बट उसने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स बोलना चाहिए था, वो इंपॉर्टेंस बोलने लग गया था, हेल्थ अचीवमेंट ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव, तो उसका आंसर गलत हो जाता है। फिर जो है लास्ट वाली ये वाली सोशल वाली, एज अ पार्ट ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन वाली, ये सोशल है। तो ये क्वेश्चन आया होगा कम से कम 5-6 नंबर का। अनन्या आपने ऐसे ही आपने 5 निकाले थे, आइडेंटिफाई किए थे? हाँ जी सर। वेरी गुड। भूमिका आपने 5 आइडेंटिफाई किए थे? सर मैंने पर्सनल नहीं किया। पर्सनल नहीं किया, ठीक है, सब नोट डाउन करिए 5 को। आइए आगे चलते हैं, और इसकी भी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देनी थी आपको। आइए, Ramanujan joins an IT firm as a system analyst after completing his masters in computer science. As the nature of his work demands, he has to work very close coordination with other departments. ठीक है, Ramanujan realizes that, इस लाइन को अंडरलाइन करिए, बाद में बताऊंगा क्यों, that each department head has own individual style of working. They differ greatly in their day-to-day work approach to work. They tend to deal with a given situation or issue, etc. In their own through a combination of their own experience, creativity and imagination. Identify and explain the nature of management. अब देखो बच्चों, नेचर ऑफ मैनेजमेंट आते दिमाग खटक सकता है, आप चले जाओगे आर्ट साइंस वो लिखने में, परवेसिव इंटेंजिबल ग्रुप एक्टिविटी, बट
यहाँ पे नेचर में एक स्पेसिफिक नेचर के बारे में बात हो रही है। कौन बता सकता है वो कौन सा नेचर? आर्ट। किस लाइन से, 2-3 लाइनों से समझ आया? पहला, दे ऑल हैव देयर डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग। दूसरा, इनोवेशन, एक्सपीरियंस। तो ये समझ आ गया कि यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? मैनेजमेंट एज एन आर्ट की बात हो रही है। और आपको क्या करना है इसमें? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। आपको पूरा आर्ट समझा के आना है, पूरा का पूरा आर्ट। बच्चों एक चीज और करके आइएगा उसके बाद, ये तीनों क्वेश्चंस में आप करके आइए, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो केस स्टडी हो। एक प्रेजेंटेशन टिप दे रहा हूँ, जो भी आर्ट साइंस प्रोफेशन का क्वेश्चन जब आपने कर लिया, आपने पूरा कंटेंट वैसे लिख दिया जैसे हमारे आंसर में लिखा हुआ है, उसके बाद में समराइज करिए उसको। तो फिर आप लास्ट में लिखिए टू कंक्लूड। बेटा अभी लीव मत करिए क्लास, आपको सब आता होगा लेकिन तब भी क्लास को एंड करिए। टू कंक्लूड यहां लिखिए फीचर ऑफ आर्ट, और यहां लिखिए फॉलोड इन मैनेजमेंट। पहला फीचर लिखा आपने, कौन सा है वो उसका? एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, सॉरी कौन सा? एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, फॉलोड। दूसरा आपने लिखा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, फॉलोड। और उसके बाद बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, फॉलोड। तो हमेशा ये तीनों क्वेश्चंस में आप एक कंक्लूडिंग टेबल बना के आइए, ठीक है? ये आंसर कीज में आ रही है तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन हो चाहे वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो, इस चीज को आप मेन आंसर में लिख लीजिए। साइंस में भी तीनों होते हैं, जो हमारा प्रोफेशन है उसमें दो नहीं होते, आपको बताइए। 3 यस 2 नहीं। ओके, आगे चलते हैं। धर्म इज अ वेल नोन, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धर्म इज अ वेल नोन बिजनेसमैन इन ये सारे क्वेश्चन बच्चों 20 के 20 बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन है। फील्ड ऑफ पब्लिशिंग, ही ओन्स द सक्सेस ऑफ हिज बिजनेस थ्रू हिज ओन एजुकेशन in business management and in his team of certified management consultants. Therefore he decides to बेटा कोई लीव नहीं करेगा क्लास, 10 मिनट और दे दो मेरे को बस, मुझे एक दो नेक्स्ट वीक की भी बात बतानी है आपको। टू सेंड बोथ हिज चिल्ड्रन धनुष एंड दामिनी अब्रॉड टू एक्वायर अ degree in business management in their individual areas of expertise. He feels that all over the world there is a marked growth in management as a discipline, but still it is not considered as a full-fledged profession. Explain the reasons because of which Dharam considers management as a डिसिप्लिन। तो बताइए कौन सी वजह से वो उसको डिसिप्लिन मान रहा है? किसकी बात हो रही है? प्रोफेशन, क्योंकि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। एग्जैक्टली। तो आप लिखोगे धर्म कंसीडर्ड इट इज अ डिसिप्लिन बिकॉज ऑफ वेल डिफाइंड ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज। इट इज वो पूरी लाइन ऑल ओवर द वर्ल्ड वाली, देयर इज अ मार्क ग्रोथ वाली। सेकंड में लिखा हुआ है क्रिटिकली एग्जामिनिंग द वेरियस रीजंस बिकॉज ऑफ व्हिच मैनेजमेंट इज नॉट कंसीडर्ड टू बी अ वेल डिफाइंड डिसिप्लिन। तो आपको लिखनी है प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड एथिकल रिस्ट्रिक्टेड। समझ में आया? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी के मन में? नेक्स्ट, Karthik joins a garment factory as a plant supervisor. He observed that the output of the company workers is very low as compared to the standards set for their performance. On analyzing the reasons for the same, he found that a lot of time in the workers is wasted in getting the required material. बच्चों एक बार आप लोग अपने आप पढ़िए, थोड़ा सा मेरे दर्द हो रहा है गले में, आप थोड़ा रीड करिए जल्दी से इसको एक बार, मैं भी रीड कराऊं फिर आंसर पूछूंगा मैं आपसे। चलिए किस किस को आता है बस जल्दी से हैंड रेज करिए। सर क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट मतलब फीचर होता है? मैम क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट का मतलब फीचर भी हो सकता है, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, कोऑर्डिनेशन भी हो सकता है। वो आपको क्वेश्चन देख के पता चलेगा। अभी तक सिर्फ 2 बच्चों के हैंड रेज हुए, बताइए, और उनके कंसिस्टेंटली हर आंसर में हो रहे हैं और ऑलमोस्ट आंसर सही भी हो रहे हैं। चलिए 4 बच्चे। नंदिनी का नहीं हाथ अभी तक आया, मेरे को तो उम्मीद थी नंदिनी का सही होगा आंसर, और स्मार्टी का भी नहीं आया। तेरे चेहरे पे हंसी आ रही है, मैं तो तेरे को कह ही नहीं रहा। बताइए कौन? और बस इतने ही बच्चे, 4 बच्चों को आता है इसका आंसर सिर्फ। चलिए जिसको आंसर आता है ना, गुलाम ने तो हाथ नीचे कर लिया, जिसको आंसर आता है उसको वर्ड या लाइन भी कोट करनी पड़ेगी, देख लो। तो चलिए ऐसा करते हैं, इसका आंसर हिमांशु से पूछते हैं। हिमांशु ट्राई करो, बताओ। सर कोऑर्डिनेशन इज द क्वालिटी। अच्छा जी, और कैसे पता चला आपको? सर अब इसकी लाइन फुल कोट करनी है बेटा। इसमें देखिए, अब बिल्कुल सही बोला है, मैं लाइंस कोट करने को उसने नहीं कहा, मैं बता रहा हूँ आपको। आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट दैट कार्तिक हैज इंट्रोड्यूस्ड। तो देखिए यहां से पढ़िए। सो इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज
कार्तिक ensures that the storekeeper is informed well in advance. तो इसका क्या मतलब हुआ? इंटीग्रेट वेरियस एक्टिविटीज। याद करो कोऑर्डिनेशन का पहला फीचर क्या था? इंटीग्रेट डिफरेंट एक्टिविटीज। याद आया? यस सर। समझ में आया कैसे पकड़ा आपने? यस और तो कुछ है ही नहीं, इफेक्टिवनेस हो नहीं सकता, एफिशिएंसी हो नहीं सकता, कुछ बचा ही नहीं, तो कोऑर्डिनेशन ही हुआ। यस और नो बताइए। ठीक है यस सर। ओके आगे चलिए। कोई भी इंपॉर्टेंस लिखेंगे आपको, ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, कोई भी आप इसकी इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं। अनन्या आपने वैसे आइडेंटिफाई कैसे किया था ये? इंटीग्रेटिंग वाली लाइंस है। ओके और ग्राम तेरे को क्या हुआ बाद में? क्या हो गया? आंसर गलत था तेरा? अच्छा ठीक है नहीं सर, आपने किसको बोला था? मैंने अच्छा ठीक है ओके। Noori owns a garment factory in Gurugram. She has observed that frequent conflicts emerge between different production marketing departments. When she shared this problem with her father, he told her that these conflicts arise due to the fact that each department is performing activities in isolation from the others. Identify and explain the quality of management which is lacking. बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? Again coordination is lacking. सब अपना अपना काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन हो रही है, तो उसके कोई भी 3 फीचर्स आपको बताने थे। आइए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Ajay and Sanjay are childhood friends. Sanjay has lost his right hand in an accident in childhood. They meet after a long time in a restaurant. On being asked, Sanjay tells Ajay that he feels very contented. Sorry, typing error हो गया, कुछ और सोच रहा होगा मैं उस वक्त। In managing his family business after the death of his father, it doesn't match with his areas of interest. Ajay knows that Sanjay possesses extraordinary skills in management, although he has not acquired any professional degree in management. Therefore, he asked Sanjay to wind up his business and join his business in Dubai as an assistant manager. Answer question है, can Sanjay be deployed at the post of assistant manager in sales and marketing, though he has no professional degree in management? Explain by giving suitable justification in support of your answer. बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्या वो ज्वाइन कर सकता है, और अगर कर सकता है तो क्यों? बताइए सर क्योंकि प्रोफेशन में कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं। Exactly. मैं आपको इसका ना ब्रीफ लिखवा रहा हूँ, सिर्फ ब्रीफ जो स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन है वो लिखवा रहा हूँ, सिर्फ वो लिखिए, आगे का मैं आपको पॉइंट्स बता दूंगा, वो आप अपना नाम लिख लें। Yes, Sanjay can be deployed at the post of the assistant manager. Sanjay can be deployed at the post of the, अभी लीव मत करिएगा बच्चों, मेरे को कुछ बताना है आपको। Assistant manager in sales and marketing division, although he has not acquired any professional degree. Although he has not acquired any professional degree in management, as management is not considered to be a full-fledged profession because of the following reasons. To be a full-fledged profession because of the following reasons. तो आपको कोई 2 reasons लिखने हैं, restricted entry and professional association. अब मेरी बात को सुनिए बच्चों, मैं आपसे एक एडवाइस भी लेना चाहता हूँ, पहले तो वो बता दीजिए, पहले मैं 1-2 अनाउंसमेंट्स कर देता हूँ। मार्केटिंग का प्रमोशन शुरू होने जा रहा है इस ट्यूसडे को शाम को 7 बजे। तो अगर आप लोगों को प्रमोशन करना है, जिसमें हम इस ट्यूसडे को एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग खत्म करेंगे, तो आप शाम को 7 बजे क्रैश कोर्स की क्लास को अटेंड कर सकते हैं। अब मेरे को दूसरी बात आपसे ये पूछनी थी बच्चों, एक एडवाइस भी लेनी थी, क्या आपको ये तरीका सही लग रहा है? मतलब केस स्टडीज ऐसे ही करना चाहते हो? ये सही है? मैं आपको एक असाइनमेंट भेजता रहूं, आप उसको अटेम्प्ट करो और हम उसको सैटरडे और संडे को डिस्कस कर दें, क्या ये ठीक है? या आप चाहते हो कि मैं आपको सारे भेज दूं, आप बस मेरे से डाउट्स ले लो? बताइए। डिस्कस बेटर है ना, सारे डिस्कस कर ले तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मैंने सारे असाइनमेंट 20-25 क्वेश्चंस के ही बना रखे हैं। तो हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा क्लास की, अब तो आपके एग्जाम प्री बोर्ड भी खत्म हो जाएंगे, हम क्लासेस की फ्रीक्वेंसी ट्वाइस कर देंगे, ठीक है? अभी नहीं, अभी तो नहीं, जब नेक्स्ट वीक से हम ट्वाइस अ वीक कर देंगे, सैटरडे एंड संडे, जिससे हमारा जल्दी से सारी केस स्टडीज एक बार वाइंड अप हो जाए, ठीक है? और अब मैं अगेन आपको कह रहा हूँ, आप अपने फुल जो हमारे टेस्ट है, फुल कोर्स के टेस्ट की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। आपका 15 मार्च के बाद 5 टेस्ट मैं लगातार एक हफ्ते के बेसिस पर लूंगा, तो प्लीज उनको तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। अभी मैं 2 चैप्टर्स अगेन डिटेल में कराऊंगा, अगर आप में से किसी को भी करना हो, जो टेस्ट सीरीज वाले या रेगुलर वालों को भी, एक चैप्टर नंबर आपका 9 and 10, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट, वो मैं फिर से डिटेल में कराऊंगा मार्केटिंग खत्म होते ही। तो ये तो मेरा टारगेट है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, वो अलग से क्लास भी ले सकते हो। मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज अपने प्री बोर्ड्स के मार्क्स में से छुपाइए मत, मुझे अपना पेपर भेजिए, क्वेश्चन पेपर भेजिए,
मैं उसको डिटेल्ड एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि आपकी गलती कहाँ हुई है, कैसे आप इसको और इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट सैटरडे 9 ऐसा करते हैं, सैटरडे का टाइम मैं अभी कंफर्म नहीं करा, कोशिश करेंगे सैटरडे भी रख ले, वरना संडे तो कंफर्म है ही 3:30 बजे। मैं आपको 2 चैप्टर के असाइनमेंट भेजूंगा, प्रिंसिपल्स के आपके पास है ही, बीई का और भेजूंगा, आप दोनों के अटेम्प्ट करना। ठीक है, जितने हो सकेंगे क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं सैटरडे क्लास रखता हूँ तो टाइम क्या रख सकते हैं, एक बार ये बता दीजिए। अगर हम सैटरडे भी रखें क्लास तो टाइम क्या हो सकता है जिसमें आप लोगों के कोई क्लास ना हो? सुबह अराउंड 11 बजे रख सकते हैं सैटरडे को। इंग्लिश की क्लास कितने बजे होती है आप लोगों की? सर सैटरडे 11 बजे टेस्ट होता है, क्लास थर्सडे को होती है। अच्छा, टेस्ट तो चलो आगे पीछे दे देना ना, टेस्ट का कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सर क्लास शाम तो को 7 बजे ही कर लो, शाम को 7 बजे ही कर लीजिए। शाम को 7 बजे नहीं, ऐसे देखो सब मुश्किल हो जाएगी। मेरे को बताइए, वो मैं डिस्कस देख लूंगा। 11 बजे कितने इंग्लिश की क्लास तो नहीं होती ना आपकी किसी की? तो 12 बजे का कर लेना। 12 बजे का रख लो, चलो 12 बजे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर सैटरडे होगी तो 12 बजे होगी, अदरवाइज संडे 3:30 बजे होगी, वो मैं आपको फ्राइडे कंफर्म कर दूंगा। आप दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस करना। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और बी का असाइनमेंट मैं आपको आज या कल में भेज दूंगा। ठीक है बच्चों, ओके चलिए। और अगर जिसके बच्चों के स्कूल के पेपर्स मिल गए, प्लीज वो मुझे सेंड कर दीजिए। अगर हो सके तो उसकी प्रिंट आउट निकाल के मेरे को आप भिजवा दीजिए मेरे इंस्टीट्यूट में, तो मैं और अच्छे से चेक कर लूंगा। गुलाम तेरे को मैं अभी कॉल करके तेरे साथ डिस्कस करूंगा। ओके चलिए, ओके सर। अगर आपको किसी को रुकना है तो कुछ पूछना है तो रुक जाइए, अदरवाइज आप लोग जा सकते हो। बाय बाय। थैंक यू सर, बाय। ओके बेटा, बाय बाय। हाँ जी भूमिका बोलो। 19 नहीं समझ आया। कौन सा? 19